उपस्थित प्रोफेसर आलोक सर और आप सभी प्रतिभागियों का मैं राजेंद्र परमार इस रिफ्रेशर कोर्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे मैंने बताया कि आज हमारे बीच विषय विशेषज्ञ के रूप में एक ऐसे विद्वान प्राप्त हुए हैं, प्रोफेसर आलोक गुप्ता सर। उनको व्याख्यान के लिए आमंत्रित करूं उससे पहले मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। प्रोफेसर आलोक गुप्ता सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में कुल सचिव एवं हिंदी विभागाध्यक्ष है और प्रोफेसर आलोक गुप्ता के सर के रुचि का क्षेत्र है वह है आधुनिक साहित्य, तुलनात्मक साहित्य, भारतीय साहित्य एवं अध्ययन में उनकी विशेष रुचि है। सर का काफी प्रोफेसर आलोक गुप्ता सर ने तो कई अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान जो 2006 के अंतर्गत उनको दिया गया है, हिंदी गौरव पुरस्कार 2018 हिंदी साहित्य अकादमी गांधीनगर की ओर से उनको सम्मानित किया गया है और साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार साहित्य अकादमी दिल्ली 2019 की ओर से भी उनको सम्मानित किया गया है। सर की आलोचनात्मक पुस्तकों में रचना और आलोचना का प्रवर्तमान परिदृश्य, साहित्य नो सामाजिक संदर्भ, मुक्तिबोध, युग चेतना और अभिव्यक्ति, साहित्य केंद्र और परिधि, ये सर की आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। सर की अनुवाद में विशेष रुचि रही है, जिसमें हिंदी से गुजराती और गुजराती से हिंदी अनुवाद सर ने किया है। गुजराती से हिंदी अनुवाद जो गुजराती के लोक प्रसिद्ध उपन्यास सरस्वती चंद्र खंड 1 का अनुवाद किया है। सरस्वती चंद्र खंड 4 पूर्वाध का भी सर ने अनुवाद किया है। सरस्वती चंद्र खंड 4 उत्तरार्ध का भी सर ने अनुवाद किया है। ये जो खंड 1 और 4 पूर्वार्ध और उत्तरार्ध साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित हुए हैं। साथ ही प्रेम तीर्थ कहानी संग्रह जिनके लेखक नरेंद्र मोदी जी है, जो राजपल सन्स की ओर से प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा धूल पर पद चिन्ह जिनके लेखक चंद्रकांत सेठ है, यह भी साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित हुए हैं। काफी सारा लंबा परिचय है सर का। सर की संपादित पुस्तकें 11 है। इसके अलावा बहुत सारे प्रकाशित ग्रंथ भी हैं। विभिन्न विषयों पर उनके आलेख जो है वो भी प्रकाशित हुए हैं। इन सबको छोड़ते हुए मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय देना प्रस्तुत करना चाहूंगा। सर 15 शोधार्थियों को अभी तक पीएचडी प्रदत्त, उनके मार्गदर्शन में 15 शोधार्थी पीएचडी कर चुके हैं और ये शोधार्थी गुजरात विश्वविद्यालय में रहते हुए सर ने मार्गदर्शन दिया था। अभी हालांकि प्रवर्तमान में सर गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर में कार्यरत है। उनके मार्गदर्शन में 51 जितने शोध छात्र गुजरात विश्वविद्यालय में अखिल की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2 शोधार्थी शोध प्रबंध प्रस्तुत कर चुके हैं और साथ ही 8 शोधार्थी अभी पीएचडी कर रहे हैं उनके मार्गदर्शन में। सर ने विविध विषयों पर अनेक वार्ताएं जो है रेडियो दूरदर्शन पर प्रसारित की हैं। उनके 45 से अधिक आलेख प्रकाशित हैं। 9 जितने अंतरराष्ट्रीय और 100 से अधिक राष्ट्रीय राज्य स्तरीय परिसंवादों में सर ने विविध विषयों पर प्रपत्र प्रस्तुति की है। कई सारे परिसंवादों का भी सर ने आयोजन किया है और विविध संगठनों में भी सर की सक्रिय
भूमिका रही है, जिसमें साहित्य अकादमी दिल्ली युवा पुरस्कार के चयनित सदस्यों में सर का चयन समिति के सदस्य रह चुके हैं। हिंदी भाषी हिंदी नवलेखन शिविर के भी सदस्य रह चुके हैं। पाठ्यक्रम निर्माण वर्कशॉप कर्नाटक विश्वविद्यालय गुलबर्गा में भी सदस्य रह चुके हैं। साहित्य अकादमी दिल्ली की हिंदी अनुवाद और उसका पुरस्कार समिति के भी सदस्य रह चुके हैं। ऐसे साथ ही गुर्जर भाटी के मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे विद्वान सर प्रोफेसर सर डॉक्टर आलोक गुप्त सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हिंदी के विविध भाषा वैज्ञानिक शोध पर अपने विचार प्रस्तुत करें। प्रोफेसर डॉक्टर आलोक गुप्त सर। धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र परमार। गुजरात यूनिवर्सिटी के यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर जगदीश जोशी, कन्वीनर प्रोफेसर दुष्यंत निमावत और डॉक्टर राजेंद्र परमार। ये बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर राजेंद्र परमार आज संचालन कर रहे हैं। वो मेरे विद्यार्थी रहे हैं पीएचडी के, और जिस तरह से उन्होंने इस काम संभाला है ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जो देख पा रहा हूँ उसमें लगभग 76 पार्टिसिपेंट अभी जुड़े हुए हैं। मैं अपनी बात जैसा परिचय में दिया वो बहुत अलग थी, और उससे आपको लगा होगा कि मैं साहित्य का विद्यार्थी ज़्यादा हूँ, भाषा का विद्यार्थी कम हूँ। लेकिन ये पूरा जो रिफ्रेशर कोर्स है वो भाषा पर केंद्रित है, और थोड़ा सा काम मैंने इस संदर्भ में अनुवाद करते करते भाषा का क्या महत्व है इसको जाना और सीखा। और एक अध्यापक के नाते आप लोगों के साथ अपने अनुभव भी मैं थोड़ी सी बताऊंगा, और उसके साथ साथ ये एक क्षेत्र है भाषा वैज्ञानिक शोध का। किसी भी भाषा के बारे में जानकारी हमारी होनी चाहिए, उतनी होती नहीं है। और विशेष रूप से हम साहित्य के अध्यापक विविध भाषाओं के हैं, उनकी एक और विशिष्टता होती है कि वे साहित्य का अध्ययन करते हैं। तो जो कविता है विशेष रूप से, तो जब हम कविता सुनते या पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान उसके भाषा सौंदर्य से ज़्यादा उसके भाव पर होता है। हम उस पूरे चाहे वो दोहा हो, चौपाई हो, छंद हो या अछांदस कविता हो, हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान किस पे होता है कि इसमें क्या कहा गया है। ये एक अलग तरह का संदर्भ है। वास्तव में इससे भाषा के बारे में हमारी सजगता घटती है। ये उसी तरह का है कि हमने लक्ष्य हमारा है उसका मर्म पकड़ना, लेकिन वो किसके माध्यम से है, किस भाषा सौष्ठव से वो अर्थ निष्पन्न हो रहा है, हम तक पहुंच रहा है, उसकी तरफ हमारा ध्यान कम से कम होता है। इसलिए भाषा के बारे में जितनी अधिक जागरूकता, जितनी अधिक सजगता होगी, हम उस क्षेत्र में साहित्य को भी ज़्यादा समझ सकेंगे और अन्य क्षेत्रों में भी हमारा विशेष सफलता हमें मिलेगी। अब इस चीज़ को दूसरे ढंग से मैं बहुत सरलता से कहना चाहूँ अगर, तो ये कह सकता हूँ कि आपने देखा होगा कि बहुत से विद्वान, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों चाहे टेक्नोक्रेट हों, वो अपने विषय में बहुत माहिर होते हैं, उनका स्पेशलाइजेशन होता है, उन्होंने शोध कार्य किया होता है। लेकिन आप देखते होंगे कि जब वो बोलते हैं तो वो बहुत बार अटकते हैं, क्योंकि उनके पास वो भाषा की समृद्धि नहीं होती। उस कम्युनिकेशन स्किल जिसको हम कहते हैं, वह भाषा के माध्यम से ही आता है। बहुत बार वो चीज़ें छूट जाती हैं। उसका कारण ये है कि भाषा के प्रति जिस सजगता की मैंने बात की, वो सजगता कम दिखाई देती है। और एक तो ये हुई कि हम किसी भी तरह से भाषा के प्रति, और ये भाषा कोई 1 साल 2 साल में नहीं आ जाती, इसमें एक लंबा समय, अगर आप उस तरफ ध्यान नहीं देंगे
तो आप कुछ लिखा पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने विचारों को बहुत संयम से और शुद्धता से प्रकट करना बहुत बार मुश्किल हो जाता है। ये मैंने थोड़ी सी बात आपको इसलिए की कि भाषा के महत्व को बताने के लिए। आपको मैं एक अपना अनुभव बताऊं कि देखिए, भाषा के बारे में सजगता कैसे महत्वपूर्ण होती है। मैं अपने विद्यार्थी काल में का स्मरण मुझे आज भी है कि मध्यकाल में एक कबीर का एक पद हमारे अध्यापक पढ़ा रहे थे और बड़े बहुत ही तन्मय होकर उन चीज़ों को वो बताते थे। और उन्होंने एक दोहा पढ़ा और वो दोहा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन शब्द में भूल रहा हूं, निर्मल होत स्वभाव। आप देखेंगे कि ये सबसे प्रचलित है और हम लोगों ने इसको सब जानते हैं। लेकिन इसमें जब मैंने इसको सुना उनके मुख से, तो मेरे मन में एकदम प्रश्न आया कि इसमें साबुन शब्द का उपयोग हो रहा है। और ये आप जानते हैं कि लगभग कबीर का समय आज से 500 वर्ष पुराना है। तो मैंने अपने अध्यापक से सहज पूछा कि साहब, उस समय साबुन भारतीय समाज में किस तरह से था और ये शब्द कैसे आया? तो वो भी आश्चर्य करने लगे कि आपने इस भाषा को, इस चीज को कैसे पकड़ा। तो ये मैं जो आपको अपना अनुभव बता रहा हूं कि अगर हम भाषा के प्रति सजग रहेंगे तो हमारा बहुत कुछ, जिसको हम कहेंगे हमारी समृद्धता बढ़ेगी, हमारी अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ेगी। भाषा से प्रेम करना सीखिए। जो व्यक्ति साहित्य अवश्य पढ़ते हैं, लेकिन हम भाषा के माध्यम से, ये उसी तरह का है कि हम कहीं जा रहे हैं लेकिन हमारा लक्ष्य ऊपर दिखाई दे रहा है कि उस मंदिर पर हम जा रहे हैं, लेकिन मंदिर तक जाने का जो रास्ता है वो कितना सुहावना है, कितना वैविध्यपूर्ण है, उसकी तरफ हमारी ध्यान ही नहीं रहता। और जिस दिन या जिस समय से आप उस जाने वाले रास्ते पर ध्यान देंगे, भाषा के बारे में भी अभिव्यक्ति पक्ष की बात जो मैं कह रहा हूँ, जब से आप उस तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, मैं समझता हूँ आपका संदर्भ, आपकी सजगता और भाषा कौशल में निरंतर वृद्धि आएगी। मैं आज आपके सामने 2-3 चीज़ों को रखना चाहूँगा। एक, भाषाओं में भाषा वैज्ञानिक शोध में क्या क्या संभव है। तो भाषाओं का अध्ययन जिसको हम कहते हैं, एक तो हम साहित्य का अध्ययन करते हैं, उसमें भाषा का अध्ययन करते हैं। साहित्य को अधिक समझने के लिए हम भाषा का अध्ययन अगर हमारा होगा तो हम बहुत कुछ आराम से सुन सकते हैं। जैसे मुझे अभी तुरंत याद आ रहा है, लगभग हिंदी के जो अध्यापक हैं उन्होंने मुक्तिबोध की भूल गलती कविता शायद पढ़ी हो। अब उस कविता का शुरुआत होती है, भूल गलती आज बैठी है, भूल गलती आज बैठी है हृदय पर। देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हम एकदम याद करते हैं तो पूरी पंक्ति याद नहीं आती। अब इसमें देखिए, भूल और गलती दोनों पर्याय हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि क्या कविता में, तो हम इस चीज को देखते हैं कि कम से कम शब्दों के जो मित व्यवहार करता है वो कविता अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसमें दोनों पर्याय दिए हुए हैं। तो क्या कारण है? जब हमें पता, इस पर हम थोड़ा सोचते हैं और इस पर काम भी हुआ है, तो पता चलता है कि भूल गलती आज बैठी है जिरह वख्तर पहनकर तख्त पर दिल के। अब ये रूपक है, उसकी मैं अभी यहाँ चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन भूल और गलती दोनों को एक साथ रखने के पीछे कवि का जो है उसको एक विशिष्ट रूप से, एक उसको भारी, उसका वजन पड़े, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये इंटेंशन के लिए उन्होंने इन दोनों शब्दों का
प्रयोग किया। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम भाषाओं का अध्ययन अगर करेंगे तो साहित्य की भी वैशिष्ट्य को, इसलिए शैली विज्ञान एक अलग क्षेत्र है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको भाषाओं से संबंधित ही बात करूंगा। तो साहित्य के अध्ययन के लिए भी भाषा का शोध कर सकते हैं आप। भाषा वैज्ञानिक अध्ययन साहित्य की किसी रचना को केंद्र में रख के कर सकते हैं। आप कोई एक विशेष एक समय के साहित्यकारों की कहानियां ले सकते हैं, उपन्यास ले सकते हैं, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में आप लेकर साहित्य के माध्यम से भाषा का अध्ययन कर सकते हैं, और इसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अन्य कोई साहित्यकार कैसे दूसरे से अलग पड़ता है। हम उस अगर भाषा को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हम ये तुरंत, नाम हमारे सामने नहीं होगा, लेकिन अगर गंभीरता से हमने उसे देखा है तो हमारे सामने वो स्पष्ट हो जाएगा कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ही इस तरह से लिख सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल का ही ये गद्य निबंध है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा के प्रति सजगता जैसे जैसे बढ़ने लगेगी, हम साहित्य को भी और अधिक गंभीरता से उसका आस्वाद भी कर सकेंगे, उसका विश्लेषण भी कर सकेंगे। तो एक जो मुद्दा है वो है साहित्य के अध्ययन का। भाषाओं का अध्ययन और भी संदर्भ हैं, जैसे चूंकि मुझे क्षेत्र की बात करनी है, मैं कुछ संदर्भों को लूंगा। जैसे भाषा, किसी भी भाषा के उद्भव और विकास का अध्ययन शोध, भाषा वैज्ञानिक शोध में आता है। ये भाषा बोली भी हो सकती है। मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो ये आप समझ के चलिए कि इतनी सारी बोलियां, यानी भारत इस तरह से बहुत ही समृद्ध देश है भाषाओं और बोलियों के मामले में। आप अपनी मातृभाषाओं में काम कर सकते हैं। आप जिस प्रांत विशेष के हैं, जिस क्षेत्र विशेष के हैं, उसकी जो बोलचाल की भाषा है, उसकी क्या विशिष्टता है, उस पर आप भाषा वैज्ञानिक उसका उद्भव और विकास के संदर्भ में काम कर सकते हैं। भाषा के व्यवहारिक रूप देने वाली शाखाओं और प्रशाखाओं का भी अध्ययन इसमें होता है। व्यवहारिक रूप के 4 संदर्भ हैं। एक वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, वर्णनात्मक पद्धति से भी भाषा वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ऐतिहासिक अध्ययन होता है, तुलनात्मक अध्ययन होता है, और प्रायोगिक अध्ययन के रूप में जानते हैं। वर्णनात्मक अध्ययन में स्वन, रूपिम, शब्द रूप, वाक्य विज्ञान का अंदर होता है। मैं विशेष रूप से आपको ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और तुलनात्मक भाषा विज्ञान पर थोड़ी सी बात करूंगा। देखिए, हिंदी को, चूंकि मेरा विषय हिंदी मुख्य रूप से है, तो मैं हिंदी पर ही केंद्रित ज़्यादा रहूँगा, और आप अपने अपने विषय की भाषा और उसकी बोलियों को उसके साथ जोड़ेंगे तो ये व्याप आपका बढ़ेगा। ऐतिहासिक भाषा वैज्ञानिक शोध के साथ तुलनात्मक शोध भी अपने आप आ जाएगी, और इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण शोध कार्य हुए हैं उसके बारे में आपकी जानकारी पहले होनी चाहिए। और इस संदर्भ में मैं कुछ नाम आपके सामने रखूंगा और उन पुस्तकों का भी रूप आपके सामने दिखाऊंगा, उन पुस्तकों को, जिससे आप उस बारे में, इनमें सबसे बड़ा नाम जिसको हम व्यवस्थित भाषा वैज्ञानिक शोध के कैटेगरी में ले सकते हैं वो है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और इसके करने वाले थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। आप जानते हैं कि वे अंग्रेज थे और यहाँ आए थे, अधिकारी के रूप में आए थे, और उन्होंने जो काम किया यहाँ पर वो अद्भुत था। उन्होंने जो भाषा सर्वेक्षण किया
उस पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएंगी। जैसे मेरे पास जो उन्होंने भारत की भाषा सर्वेक्षण किया है उसके 9वें भाग जो पश्चिमी हिंदी है उसके बारे में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने उसको फिर से प्रकाशित किया है, उसकी पुस्तक मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा। अब ये जो अध्ययन है ये 1914 में उन्होंने प्रकाशित करवाया था, उसकी भूमिका में इन्होंने लिखी थी। और इस तरह का अध्ययन आप अगर इस पुस्तक को मैंने ये दिखाने के पीछे आग्रह यही है कि इन्होंने भारतीय भाषाओं के उद्भव विकास पर जो काम किया है वो बहुत कुछ इसके अंतर्गत आता है। भाषाओं की उत्पत्ति, विकास, बोलने वालों की संख्या, उनके नाम यानी व्याकरण, ये सब कुछ एक किसी पर्टिकुलर बोली और उसका अन्य बोलियों के साथ या भाषाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन। ये सर्वेक्षण ग्रियर्सन का बहुत प्रसिद्ध भी है और लगभग हर भाषा के विद्यार्थी को इसके बारे में पता होना चाहिए और निश्चित रूप से आपको भी होगा। मैं इसकी जब बात करता हूं तो आप देखेंगे इसमें क्या है। पश्चिमी हिंदी के ऊपर ये पूरा वॉल्यूम है और इसमें उन्होंने सिर्फ पश्चिमी हिंदी के व्याकरण की बातें ही अकेले नहीं बताई, उन्होंने उसके अन्य आसपास की बोलियों के साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं कि आसपास के क्षेत्रों में किस तरह से ये भाषा बदलती जाती है। इनकी तरफ भी उन्होंने बात किया है। किसी एक शब्द को लेकर अन्य हिंदी की बोलियों में वह शब्द किस तरह से पहुंचता है, जैसा उनकी भी चर्चा की है। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि जिससे आपको ये पता चले कि भाषा सर्वेक्षण की तरफ अगर हम उत्सुक हैं या हम करना चाहते हैं तो एक पैटर्न हमें बनानी पड़ेगी और ये पैटर्न अगर हमारे पास है तो हमें उसको अवश्य देखना चाहिए। जैसे इन्होंने ग्रियर्सन जी ने भाषा सर्वेक्षण में कई ऐसे शब्दों का उल्लेख किया है, लगभग 241 शब्दों और पदों का इन्होंने उल्लेख किया है और कैसे वो अलग अलग भाषा में बोली जाती है। मैं एक दो उदाहरण आपको देना चाहूंगा जिससे आपको ख्याल आए। जैसे हिंदी में पत्नी शब्द है, हिंदुस्तानी में बीबी यानी उर्दू मिश्रित, बंबई की दक्षिणी में औरत, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी में लुगाई या घरवाली, बांगरू में लुगाई, ब्रज भाषा में घरवाली बहू, कनौजी में मेहरारू, बुंदेली में वैयर बोरिया, बुंदेली में मिहरिया, बुंदेली ग्वालियर के आसपास की में लुगाई और घरवाली। अब देखिए ये जो सर्वेक्षण है इस तरह से आप देखेंगे कि एक भाषा एक शब्द का विभिन्न बोलियों में किस किस तरह से, और वो सारी बोलियां हिंदी से जुड़ी हुई हैं, अन्य बोलियों के साथ इनके साथ जुड़ाव होता है। तो इस तरह का कार्य जॉर्ज इब्राहिम ने किया और इस तरह से भाषाओं के सर्वेक्षण की बात हमारे सामने आई। अब मैं दूसरा एक संदर्भ आपके सामने देना चाहूंगा और वो है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का। यहाँ एक दो स्थापनाओं की मैं बात आपके सामने करूंगा। ज्यादातर आप लोगों ने, हम जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं भाषा विज्ञान या हिंदी भाषा का उद्भव विकास, इनमें ज्यादातर मैं जब विद्यार्थी था या जब मैंने शुरू किया था अध्यापन कार्य, तब धीरेन्द्र वर्मा की हिंदी भाषा का उद्भव और विकास शब्द हमारे सामने आया था और इस भाषा में, इस पुस्तक में हिंदी का जो परंपरित रूप है वो हमारे सामने रखा था और उसमें जो एक स्थापना है कि हिंदी उर्दू के माध्यम से विकसित हुई, ये स्थापना
यानी कुछ लोग उसमें ये भी है कि हिंदी और उर्दू दोनों एक ही समान गोत्र की भाषाएं हैं, बाद में उनका संस्कृति से वो अलग अलग हो गई। एक ये स्थापना हमारे यहाँ ज्यादातर चलती है। और पारंपरिक भाषाओं में 19वीं, किसी का ये माइक हो गया है चालू, अगर हो सके तो बंद करो। ये स्थापनाएं 19वीं और 20वीं शताब्दी में विशेष रूप से है। मैं ऐसा करता हूं कि इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले मैंने कुछ ग्रंथ निकाल के रखे हैं। अध्यापक मित्रों को से मैं आग्रह करूंगा कि इन ग्रंथों का मैं नाम भी पढ़ रहा हूं, और अगर कभी मौका मिले तो इन ग्रंथों से आप जरूर गुजरें, जिससे अगर आपका सही रूप में भाषा के प्रति आकर्षण बढ़ेगा तो आपकी साहित्यिक समझ भी और अधिक पैनी होगी और भाषा के प्रति आपका अनुराग भी बढ़ेगा। मैंने ये जॉर्ज इब्राहिम का दूसरा एक पुस्तक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। यह पुस्तक के बारे में मैं बता दूं, यह पुस्तक संकलित है। ये रामविलास शर्मा के जो उन्होंने भाषा और समाज और एक और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जो लिखा था, उसके कुछ मुद्दों को यहाँ पर डॉक्टर वोरा, मैं आपको बताऊं नाम, राजमल वोरा ने इसको एक जगह संकलित किया है। ये ग्रंथ आपको, हमें भी ताज्जुब होता है जब हम बात करते हैं कि ज्यादातर हम लोग जो हिंदी भाषा का जब परिचय देते हैं विद्यार्थियों को, तो हम उसी पारंपरिक रूप से देते हैं, लेकिन जब शोध की बात आती है तब हमारे सामने चीजें उठती हैं। इस पुस्तक की स्थापना सॉरी में सर, एक बार फिर पिक दिखाइए ना सर, एक बार फिर। हाँ, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। थैंक यू सर, ओके ओके। और डॉक्टर रामविलास शर्मा, राजकमल से ये प्रकाशित है। इसके अलावा एक और पुस्तक का मैं जिक्र करूंगा, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी। ये पुस्तक भी मार्केट में मिल जाएगी। इसमें बहुत, यानी ये इनका शोध कार्य भोजपुरी के ऊपर था, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदी का उद्भव और विकास, ये शोध परक पुस्तक है। मैं उन्हीं पुस्तकों के बारे में आपको बता रहा हूं कि जो शोध परक है। इस पुस्तक में हिंदी के जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं, हिंदी की जब मैं बात कर रहा हूं, उनका बहुत ही काफी विस्तार से इनकी चर्चा होती है। ज्यादातर पुस्तकों में आप देखेंगे हमें बता दिया कि तत्सम शब्द, तत्सम उपसर्ग कौन से हैं, हिंदी के कौन से हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इन्होंने बहुत ही विस्तार से इन प्रत्ययों को जो हिंदी में आए, विदेशी भाषाओं से आए, चाहे अन्य संस्कृत से भी कैसे रूपांतरित होकर आए, उनका विस्तृत परिचय दिया है। जैसे मैं आपको एक दो बताऊं, जैसे वाला शब्द है ना। अब वाला जो है उससे इस प्रत्यय से बनता है गाड़ी वाला, हाथी वाला, टोपी वाला। ये वाला प्रत्यय लगने से ये शब्द का बनता है। तो उन्होंने इस तरह के दिए। उन्होंने एक सरा, ये प्रत्यय का उदाहरण दिया। सरा में तीसरा, दूसरा, ये किस तरह से शब्दों का निर्माण होता है, इनकी बात इन्होंने इस तरह के करीबन अपनी इस पुस्तक में 72 प्रत्ययों का विस्तार से वर्णन किया है। और इसी तरह उन्होंने उपसर्ग की बात की है। उपसर्ग में स्वदेशी में अ और अन है, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो हिंदी में भी आ गए और अलग शब्द में आए। जैसे संस्कृत में तो आ जो है वो जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग हो जाता है, लेकिन अजान,
अबेर, अनमोल, ये हिंदी के शब्द हैं, लेकिन प्रत्यय भले वो संस्कृत से आए हों, लेकिन किस तरह से ये चीजें इसके साथ जुड़ जाती हैं इनका। तो मैं इन पुस्तकों को, इसके साथ साथ उन्होंने ये भूमिका इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा कि ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हिंदी का व्याकरण पढ़ लेते हैं, हम ध्वनि कौन सी है, स्वर व्यंजन कौन से हैं, उसका रूप क्या है, पद क्या है, पद विज्ञान है, लेकिन कैसे वो यहाँ तक पहुंचता है उसकी चर्चा हमारे सामने विशेष रूप से। इसके अलावा एक पुस्तक आप लोग देखेंगे कि दक्षिणी भाषा की चर्चा ज्यादातर हम लोग करते हैं कि दक्कनी भी उसका उपयोग होता है। हैदराबाद के आसपास इस भाषा का प्रयोग होता है। इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए, और इन दोनों का जिक्र रामविलास शर्मा ने किया है, और इसमें भी ये स्थापना है जो हम जब आप तक मानते हैं कि एक इसमें जब मैं चर्चा करूंगा तो बताऊंगा। पहले इस पुस्तक को आप देख लें, दक्षिणी भाषा और साहित्य। दक्षिणी के ऊपर कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। दो पुस्तकें और मैं बताना चाहूंगा। एक है मनोविश्लेषण और भाषा। ये है डॉक्टर सूर्यदेव शास्त्री की। बिहार ग्रंथ हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना से ये प्रकाशित हुई थी। इस समय मिलती है कि नहीं ये पता नहीं। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊं कि बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि ये पुस्तकें जो पुरानी हैं वो आउट ऑफ डेट हैं। जब अहमदाबाद में मैं था गुजरात यूनिवर्सिटी में, तो एक मित्र ने बताया कि एक प्रकाशक, उनके पास कुछ पुरानी पुस्तकें हैं और वो उनको निकालना चाहते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? मैं तुरंत वहां गया और लगभग मैं करीबन 50 पुस्तकें लेके आया, उनमें से ये पुस्तकें। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि, और इस पुस्तक में आपको मैं बताऊं कि हमारे भाषा का मनोविज्ञान से किस तरह से संबंध है। आप देखेंगे ये पूरी एक शोध की विशेषता है। आप उपन्यास में जब हम बात करते हैं तो आप पात्रों का जब चरित्र चित्रण देखते हैं तो आप देखेंगे उनकी भाषाओं में बदलाव है, उनके संवादों में जो अंतर है वो, अगर आपको इस तरह के पुस्तकों का थोड़ा सा अध्ययन होगा तो आप निश्चित रूप से आप इसको जान सकेंगे। हाँ, एक और पुस्तक इस पर इन दिनों जिन्होंने खास चर्चा की है वे हैं प्रोफेसर दिलीप सिंह। उनकी पुस्तक है हिंदी भाषा का चिंतन। ये अभी नए परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाता है और इसमें भी बहुत ही शोधपरक लेख उनके हैं जिनका अध्ययन आपको करना चाहिए। विशेष रूप से प्रयोजन मूलक हिंदी पर किस तरह से शोध कार्य हो सकता है, इसमें बहुत से लेख इस पर काम करने के लिए आपको प्रेरित करें। तो ये मैंने कुछ पुस्तकें आपको इसलिए बताई कि जिनके कारण आप अपना काम अगर चाहें, इस तरफ इंटरेस्ट हो आपको, तो कर सकें। अब मैं आपको रामविलास शर्मा के जो स्थापना है उनकी बात करूंगा। अब देखिए कि ये पुस्तक जो ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, इसका उत्स जो है, जो मूल ग्रंथ है रामविलास शर्मा का, वो है भाषा और समाज, और ये 1960 में प्रकाशित हुई थी पुस्तक। बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंदी जाति का के बारे में भी उनकी एक पुस्तक है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में उन्होंने इस स्थापना का खंडन किया
जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में प्रचलित थी कि हिंदी के भाषा परिवारों के जो स्रोत हैं वो भारत के बाहर के हैं। यानी हम लोग जो भाषा का अध्ययन करते रहे अब तक, उनमें ज़्यादातर ये बात आई थी कि आर्य और द्रविड़ भी बाहर से थे और उनके माध्यम से ये चीज़ें थी। एक तो इसका उन्होंने इसका खंडन किया है, और दूसरी एक और जिसकी चर्चा ज़्यादातर होती है, उनके जो शब्द हैं आप देखेंगे उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही है और ये बताया है कि भाषा समाज पुस्तक में मैंने थोड़ा सा, मैं डिटेल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप सब अध्यापक हैं और आप में अगर इस तरह का इंटरेस्ट जगा तो आप ऐसी पुस्तकों के माध्यम से जो अब तक हम परंपरा से चलाते आ रहे हैं उसे हम बदल भी सकते हैं। भाषा और समाज पुस्तक में मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की मान्यताओं को अस्वीकार किया। इंडो यूरोपियन भाषा के लिए एक आदि भाषा की जगह मैंने अनेक स्रोत भाषाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ध्वनि प्रकृति, शब्द भंडार और भाव प्रकृति के अनेक तत्व उदाहरण रूप में प्रस्तुत करके मैंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारतीय और यूरोपीय अनेक भाषा स्रोतों के परस्पर संपर्क से इस परिवार का निर्माण हुआ है। मैंने यह भी प्रमाणित किया कि द्रविड़ भाषाओं की कुछ विशेषताएं यूरोप की भाषाओं में मिलती हैं। किसी भाषा परिवार के मूल तत्व किसी अन्य भाषा परिवार के मूल तत्वों से प्रभावित होते हैं, इस बात का यह पहला उल्लेख है। दरअसल किसी एक आदि भाषा का एकांत शून्य में विकसित होना तभी संभव है जब हम ये माने कि उस आदि भाषा के बोलने वाले किसी एक खास नस्ल के एकांतवासी लोग थे। इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के विवेचन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नस्ल के सिद्धांत का प्रभाव है। भाषा और समाज में मैंने इस सिद्धांत का खंडन किया। इसके साथ मैंने इस बात के यथेष्ट प्रमाण दिए हैं कि भारत की अपनी भाषा संपदा भी है। यदि ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की सभी स्थापनाओं स्वीकार कर ली जाएं, तो भी यह प्रश्न रह जाता है कि संस्कृत के जो तत्व न तो यूरोप की भाषाओं में हैं न द्रविड़ कोल भाषाओं में, वे उसके अपने तत्व हैं या नहीं। इस प्रश्न के उत्तर को मैंने जिन तत्वों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया उनका खंडन किसी ने नहीं किया। कहने का मतलब मेरा ये है कि उन्होंने इसमें ये स्थापित किया कि मैंने जिन बातों को अपनी स्थापनाओं को किया उसका आज तक किसी ने खंडन नहीं किया, और वो उन्होंने अपनी उस पुस्तक में जो विशेषताएं बताई वो 10 हैं, और मैं अपना लोभ नहीं छोड़ पा रहा आप लोगों को उनको बताने के लिए। पहला, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की प्रचलित पद्धति के विपरीत इस पुस्तक ने, प्रचलित पद्धति शब्द का याद करिए, यानी जो परंपरा से हम पढ़ते आए हैं उनकी बात है कि जो भारत के भाषाएं हैं वो बाहर से लोग आए और उनसे विकसित हुई। उसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। कोई भी भाषा परिवार अपनी मूल विशेषताएं एकांत शून्य में विकसित नहीं करता। इसलिए किसी भी भाषा परिवार के उद्भव और विकास का अध्ययन अन्य भाषा परिवारों के उद्भव और विकास से अलग न करना चाहिए। दूसरा, हिंदी भी किसी भी भाषा परिवार की आदि भाषा की कल्पित विशेषताएं खोजने के स्थान पर उसके निर्माण में अनेक भाषा मूलों के तत्वों की प्राप्ति के लिए
तैयार रहना चाहिए। यानी हमें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। अगर कोई अन्य कुछ मित्र बता रहे हैं क्लियर नहीं है मेरी आवाज। सर आ रही है, क्लियर आ आ रही रही है सर, हमें बहुत क्लियर आ रही है। अच्छा, थैंक यू। तीसरी विशेषता है एक ही परिवार की भाषाओं के सामान्य तत्वों का अध्ययन करते हुए उनमें जो तत्व असामान्य हैं उन पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। प्रचलित लिखित भाषाओं की सामग्री का उपयोग करते समय जहां भी समकालीन उपभाषाओं, बोलियों आदि की सामग्री प्राप्त हो वहां उन पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी तरह आधुनिक परिनिश्चित भाषाओं की सामग्री का उपयोग करते हुए उनकी बोलियों के भाषा तत्वों पर निरंतर ध्यान देना चाहिए। 5, प्राचीन भाषाओं के अध्ययन में आधुनिक भाषाओं और बोलियों का अध्ययन सहायक होता है। संस्कृत के अध्ययन के लिए यदि हिंदी की विशेषताएं पहचानी जा सकती हैं तो हिंदी के अध्ययन के लिए संस्कृत की भी अनेक विशेषताएं पहचानी जा सकती हैं। भारत भाषा तत्वों का आयात केंद्र ही नहीं रहा। शब्द याद ध्यान दीजिए, आयात बाहर से आने वाली बात है। भारत भाषा तत्वों का आयात केंद्र ही नहीं रहा, वह इन तत्वों का निर्यात केंद्र भी रहा है। इस संभावना को पहले से ही अमान्य ठहराकर विवेचन आरंभ न करना चाहिए। यहाँ मैं एक शोध की एक बेसिक चीज को मैं आपके सामने पहले कहूँगा। इस मुद्दा आप सब कहीं ना कहीं शोध कार्य किया है और आगे भी करवा रहे हैं, करेंगे भी। शोधार्थी का एक बेसिक जिसको कहते हैं नैतिक कर्तव्य है कि उसने जो भी अब तक काम किया हो, मान लीजिए आपने पूरा 5 साल में 3 साल आपने पूरा जो भी काम किया, लेकिन 3 साल के बाद अगर कुछ ऐसा तथ्य हमें नया मिलता है जो हमारी उस शोध कार्य को एक अलग दिशा में परिवर्तित कर देता है, तो कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि अब इसमें कहाँ पढ़ेंगे, आगे के लोग करेंगे। लेकिन सही रूप में यह है कि जिस समय आपको ये पता चले आपको उसका उपयोग करना ये आपका दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की चीज हमारे सामने स्पष्ट होनी चाहिए कि हम अपने द्वार खुले रखें। 7वां है आधुनिक या प्राचीन भाषाओं का विश्लेषण करते समय ध्वनियों के यांत्रिक वर्गीकरण के बदले उनकी समग्रता का ध्यान रखकर भाषाओं की ध्वनि प्रकृति का विवेचन करना उचित है। किसी भी भाषा में प्रयुक्त सभी ध्वनियों का शब्द की उनकी स्थिति और प्रयोग में उनकी निरंतरता के विचार से समान महत्व नहीं होता। इसलिए भाषाओं की प्रकृति पहचानने के लिए यह विवेक आवश्यक है कि किसी भाषा की व्यवस्था में कौन सी ध्वनियां अधिक महत्वपूर्ण हैं और कौन सी कम। इसी तरह वाक्य रचना, रूप विकार, शब्द निर्माण प्रक्रिया और व्याकरण की अन्य विशेषताओं को अलग अलग विभागों में न रखकर उनकी समग्रता में से भाषा की एक भाव प्रकृति के अंतर्गत उन पर विचार होना चाहिए। ये बातें रामविलास शर्मा जी ने अपने उस ग्रंथ में भी कही और यहाँ पर भी उन्होंने उनको प्रेरणा मिली चॉम्स्की के नए जो उन्होंने शोध कार्य किया भाषा के बारे में। इसी पुस्तक में उन्होंने जब ये बात कही कि उर्दू क्या कारण है, देखिए यहाँ जब इसकी चर्चा में भूमिका में बता दूं कि खुसरो में हमें जिसको हम खड़ी बोली कहते हैं या मानक हिंदी कहते हैं उसके तत्व मिलते हैं, उनकी
जो भी काव्य है उसमें हमें खड़ी बोली का, और वो 13वीं शताब्दी है। और उसके बाद मान्यता एक प्रचलित है कि अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज 18वीं शताब्दी में कलकत्ता में स्थापित किया, और उसमें उन्होंने हिंदी, जिसको हम आज बोलते चलते हैं, उसका निर्माण हुआ। लल्लू लाल जी और दूसरे अन्य लोगों के द्वारा उसमें कार्य हुए। उन्होंने इस स्थापना का भी विरोध किया है। इसकी बात करूंगा, जो लोग प्रश्न कर रहे हैं, बाद में प्रश्नोत्तरी के लिए समय हम रखेंगे, अनुवाद के ऊपर मैं जरूर बात करूंगा थोड़ी, लेकिन अभी इस मुद्दे को मैं पहले स्पष्ट कर लूं। उन्होंने इस स्थापना का विरोध किया कि ऐसा नहीं है, यानी ये प्रश्न होता है कि आखिर 13वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी तक 500 वर्ष तक इस भाषा में कुछ नहीं हुआ, क्या ये भाषा नहीं थी? और इस बारे में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, और उन्होंने 3 व्याकरणों की चर्चा की है इस पुस्तक में, और वे तीनों व्याकरण हैं मिशनरी के पादरियों के द्वारा लिखे गए। इनमें से पहला है जॉन जोशुआ कैटलेट नामक पादरी, दूसरा है बेंजामिन शुल्ज, और तीसरा है काशियानो बेलीगामी। ये तीनों पादरी ने हिंदी का व्याकरण लिखा है, और इनका समय है, यानी ये इनका समय जो है वो 17वीं शताब्दी है। कैटलर पादरी थे, उनका संबंध डच ईस्ट इंडिया कंपनी से था, और उन्होंने जो ये व्याकरण लिखा वो लैटिन में उसका अनुवाद किया 1698 में, और इसके बाद 17वीं सदी के मध्य में ये किसी समय लिखा गया होगा। दूसरा जैसा व्याकरण मैंने बताया बेंजामिन शुल्ज का है, जो 1775 में प्रकाशित हुआ था, और इसका विशेष संदर्भ हैदराबाद से था, इसलिए उनकी पुस्तक को दक्षिणी हिंदी का व्याकरण भी कह सकते हैं। और तीसरा व्याकरण काशियानो वेलीगाती का है, और इसका संबंध बिहार से विशेष रूप से। इन तीनों व्याकरणों का जो उन्होंने संदर्भ दिया और उसके बाद जो चर्चा की, उससे बहुत ही आश्चर्यजनक हमारे सामने निष्कर्ष निकलते हैं। और वहाँ थोड़ा सा इतिहास में जाकर हम देखें तो आप सबको एक मुहावरा तो याद होगा, तुगलक का। जब कुछ अप्रत्याशित बात होती है तो हम कहते हैं ये तुगलकी निर्णय है या तुगलकी न्याय है। और इसके संदर्भ क्या है, आप सब जानते हैं कि मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी ले गया था। मैं अपने विद्यार्थियों को इसकी चर्चा जब करता था तो मैं गिरीश कर्नाड के तुगलक, जो कन्नड़ में लिखा गया था, वह हिंदी में अनुदित हुआ, उसकी बात करता था। इतिहासकारों के तुगलक के बारे में अवान्तर है, लेकिन आपको जानने की जरूरी है। इतिहासकारों ने तुगलक के जो कार्य थे उनके हिसाब से 2 तरह के निर्णय, दोनों अलग अलग निर्णय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुगलक सनकी था, घटनाएं वही हैं, दिल्ली से दौलताबाद, और जो सिक्के थे उसने स्वर्ण मुद्राओं को बदल दिया वगैरह वगैरह। कि एक तो वो सनकी था, उसके मन में कुछ आता था, और दूसरे इतिहासकार उन्हीं घटनाओं के माध्यम से कहते थे कि वह अपने समय से बहुत आगे की सोचने वाला सजग शासक था। और जब उसे ये लगा कि उसकी जान को खतरा है और जो सेठ साहूकार हैं वो सल्तनत पर कब्जा पैसे के माध्यम से, धन के माध्यम से आधिपत्य जमाना चाहते हैं, तो उसने फरमान जारी करके दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी ले गया। और ये इतिहास में दर्ज है को उस बीच बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी रास्ते में, और वह मृत्यु उन लोगों की हुई, ऐसा बताया गया कि जिनसे उसे खतरा था। और दौलताबाद में उसने अपना शासन किया। जब सारी तरह से सानुकूल हो गया, वो वापस फिर से दिल्ली आया। इस दरमियान जो मुझे मुद्दा आपको बताना है वो ये है
कि उस दरमियान जो लोग दिल्ली से दौलताबाद तुगलक के साथ गए थे, उसमें बहुत से व्यापारी, बहुत से अन्य कर्मचारी वहीं बस गए, और वो वहां की जो स्थानीय बोली थी, मराठी का भी टच उसमें है, कन्नड़ भी है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु भी है, उन भाषाओं से उनका संबंध नहीं बन पाया। और वहाँ फिर जो हरियाणवी और जिसको हम दिल्ली और मेरठ के आसपास की हिंदी कहते हैं, उसने वहाँ पर अपने पैर जमाए, और जिसको हम दक्षिणी हिंदी कहते हैं वह वहाँ पर विकसित हुई, और उसके सारी चीजें यहाँ पर हमारे सामने आती हैं। तो इन सारे संदर्भों से बताते हैं रामविलास शर्मा कि ये एक चकित करने वाली चीज है कि इस तरफ हम लोगों ने ध्यान ही नहीं देते, और हम सीधा हिंदी हिंदुस्तानी से जोड़ के, हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी से जोड़कर बात कर लेते हैं। जबकि उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं इसमें, इन पादरियों की ने जो व्याकरण लिखा उनके शब्दों को लेकर। मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं जिससे आपको पता चले। केटलर के व्याकरण से तू चाकर है, तू मेरा गुलाम है, गाली मत दे, मत शोर कर। हाथी बैल से बड़ा है, हम हो गए हैं, तुम हो गए हो, हम कर चुके, हम किए थे। शुल्ज के व्याकरण में मेघ पड़ा तो अनाज सस्ता करने का काम नहीं, खूब आदमी भिखारी हो रहा है तो भी बदबखत नहीं। अल्लाह के हाथ में सब है, आसमान के नीचे जानवर जीवित हैं, जानवरा जीवित हैं। ये हैदराबादी टच उसमें आता है। ये हरामखोर हरामकारी करता पण वफादारी करता नहीं, हैदराबादी टच। इस तरह के उदाहरण देकर रामविलास शर्मा ने ये बताया कि दक्षिणी हिंदी में जो उस समय के हमारे जो जिन कवि का मैंने नाम बताया था, उनके अंश दक्षिणी के माध्यम से जीवित रहे, और व्यापार की भाषा में जिसको हम आज हिंदी कहते हैं, मानक हिंदी का परिनिष्ठित रूप कहते हैं, वह 300-400 वर्ष तक इसी तरह से आदान प्रदान की भाषा और जन भाषा के रूप में प्रचलित रही। इसलिए यानी, और उन्होंने एक और इसमें स्पष्टता की है कि उस समय तक, यानी 18वीं शताब्दी तक, किसी ने भी उर्दू शब्द का प्रयोग नहीं किया। इन पादरियों ने भी अपने व्याकरण में कहीं उर्दू शब्द का प्रयोग नहीं किया, वो हिंदवी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बड़े महत्व की हैं। यहाँ एक और संदर्भ आपको दे दूं मैं, वो संदर्भ है दक्षिणी का। मैंने जैसे आपको बताया कि दक्कनी में बली दक्कनी का नाम आप लोग जानते हैं और उनको हम उर्दू की परंपरा में लेते हैं, लेकिन जो दक्कनी के विद्वान हैं उन्होंने इसकी बात की कि उनका मूल हैदराबाद में था। और वो बली दक्कनी जिनका समय है 1668 से 1741 ईस्वी, और वे हैदराबाद से यानी दक्षिण से मोहम्मद शाह रंगीले के जमाने में दिल्ली पहुंचते हैं। और जब वो उस दरबार में अपनी भाषा बोलते हैं तो दिल्ली के नागरिक उनका बहुत स्वागत करते हैं, और इस तरह से उनके कविता की भी तारीफ होती है। उन्होंने अपनी बोली में पहली बार गजल सुनाई तो लोग एकदम उछल पड़े, क्योंकि अब तक दिल्ली में फारसी गजल का ही रिवाज था। मैं ये जो बोल रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मैं पुस्तक में जो संदर्भ दिए हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। दिल्ली के आम नागरिकों की भाषा उस ये हरियाणवी से प्रभावित थी,
जिसे दक्षिणी के रूप में स्वीकार किया गया। अनेक कवियों ने भी बलि का अनुकरण करना आरंभ कर दिया और इस प्रकार दिल्ली में खड़ी बोली के साहित्य की रचना की लोकप्रियता बनी। अपनी प्रतिक्रिया में बलि दक्कनी ने एक शेर जो कहा वो आपको जानने जैसा है। जब वो दक्षिण से दिल्ली पहुंचे और वहां स्थायी हुए तो उनका जो उत्साह से स्वागत हुआ उसके बारे में उन्होंने लिखा, दिल वली का ले लिया दिल्ली ने छीन। ध्यान दीजिए, दिल वली का ले लिया दिल्ली ने छीन, जा कहो कोई मोहम्मद खां सूं। इस तरीके से यह जो बात बताई, ये दोनों यानी रामविलास शर्मा और दक्षिणी के ऊपर काम करने वाले लोगों ने ये एक बहुत बड़ी प्रस्तावना हमारे सामने दी कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को हम देख सकते हैं, कैसे हम भाषा के ऊपर कार्य कर सकते हैं। मैंने आपको अभी जो बताया कि और भी क्षेत्र हैं, जैसे समाज भाषा विज्ञान। भाषा एक व्यक्ति जरूर बोलता है, लेकिन वो भाषा जब एक समूह के माध्यम से सब तक पहुंचती है और तभी वह भाषा और बोली के रूप में उन शब्दों का और उनके रूपों का की प्रतिष्ठा होती है। और इसमें समाज के सामाजिक संबंध बहुत काम में आते हैं। आप देखते हैं कि जब सामाजिक संबंध की बात आती है तो हमारे समाज में जितना वैविध्य है उनकी भाषाओं में भी वैविध्य होगा, उनकी अभिव्यक्ति में हमें वैविध्य मिलता है। हम गांव और शहर की जब बात करते हैं, हम क्षेत्र विशेष की बात करते हैं, तो उस क्षेत्र विशेष में बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ें। जब मैं ये कहता हूँ तो मैं आप लोगों का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूँ कि भारत और हिंदी ये दोनों भाषा की इतनी बड़ी प्रयोगशालाएं हैं कि आप कई पीढ़ियों तक हम काम करें तो भी भाषा के इस वैविध्य और सौंदर्य को पूरी तरह से समाहित नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा दायित्व है हम अध्यापकों का भी कि वो जहाँ हैं वहाँ की भाषा की विशेषता पर। हमारे मित्रों ने बहुत सा काम किया। मैं आपको बताऊं, हम ये काम कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ अलग तरह की हिंदी बोली जाती है, अलग तरह की मराठी बोली जाती है, अलग तरह की कन्नड़ बोली जाती है, आप उस एरिया को फोकस करके वहाँ पर कुछ लोगों का जिनसे आपका परिचय है या जिनसे परिचय हो सकता है उनसे आप बातचीत करिए, उनको रिकॉर्ड कर दिया। अब तो टेक्निक इतनी हमारे पास है, आप तुरंत उनका अध्ययन कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए कैसे जो भाषा से तद्भव, तत्सम, तद्भव और देशज, ये सारी चीज़ें हम सब जानते हैं, लेकिन भाषा हमेशा जनता की प्रयोगशाला में गढ़ी जाती है। विद्वान जो भाषा गढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं विनियोग होते होते वर्षों, सालों, सैकड़ों वर्ष निकल जाते हैं, और उसका उदाहरण हमारी प्रयोजन मूलक या जो पारिभाषिक शब्दावली वो है, क्योंकि वह गढ़ी गई है विद्वानों के द्वारा। अगर हम एक और मैं आपको विषय बताना चाहूँगा कि जो हिंदी की प्रयुक्तियाँ हैं वो प्रयोजन मूलक भाषा में भी ये काम हो सकता है। उन प्रयुक्तियों का आप काम कर सकते हैं। जैसे बैंक में चूंकि बैंक में ज़्यादा काम हिंदी में नहीं होता, लेकिन हिंदी क्षेत्र में बैंकों में जो काम होता है उसमें अगर सही रूप में हिंदी में काम होता हो तो उनकी आप प्रयुक्तियाँ देखिए। आप अब जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है मीडिया और पत्रकारिता। इन दोनों की भाषाओं में आप देखेंगे कि आप दिल्ली से निकलने वाला एडिशन, गुजरात से निकलने वाला एडिशन, दक्षिण भारत से निकलने वाला हिंदी के एडिशन में आपको कुछ वैविध्य मिलेगा। तो ये जो वैविध्य है उससे भाषा एक अलग तरह से चीज़ों के सामने हमारे सामने आती है। तो ये एक चीज़ आपके सामने रखी गई मैंने। आप लोगों ने एक और जो चीज़ बताई कि मैंने
विज्ञान भाषा में बहुत काम करता है। आप देखेंगे कुछ लोग, और ये चीज चूंकि मैं भाषा और साहित्य के साथ जोड़ता हूं, अब देखेंगे क्रोध में आदमी अपनी मूल भाषा में चला जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हिंदी के मित्र जो सुन रहे हैं वो राग दरबारी अगर आपने पढ़ा हो तो राग दरबारी में एक संदर्भ आता है कि उसके जो उसके एक हायर सेकेंडरी स्कूल के जो आचार्य हैं, जब उनको गुस्सा आता था तो वो अवधि में बोलने लगते थे। कहने का मतलब ये है कि हमारे मनो विश्लेषण में भी भाषा का बहुत महत्व है। भाषा किस तरीके से बनती है, किस तरह से ये कार्य करती है, उस तरह की बात है। देखिए, अनुवाद की भाषा के बारे में मुझे चर्चा करनी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत काम हिंदी गुजराती का किया है। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हिंदी भाषी हूँ, मेरी कर्म भूमि गुजरात रही है। मैंने गुजराती यहाँ सीखी, और ये सीखी किस तरह से कि मैं अपने विद्यार्थी जो गुजराती भाषी थे, वो मुझसे, जब मैं हिंदी जब नया नया मैं पढ़ के निकला था और एक कॉलेज में जब मैं पढ़ाने लगा, तो विद्यार्थी बहुत सुनते तो बहुत ध्यान से थे लेकिन बहुत संकोच करते थे, मुझसे मिलते नहीं थे। तो मैंने एक दिन उनको बुला के कहा कि भाई क्या बात है, तुम कभी बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। तो उन्होंने कहा साहब हम बोल नहीं सकते इतनी अच्छी हिंदी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मैं अब ऐसा करूंगा कि जब प्रश्न पढ़ाऊंगा तो हिंदी में, लेकिन जब उन लोगों से संवाद करूंगा तो मैं गुजराती बोलूंगा और तुम उसका उत्तर हिंदी में दोगे। और मैंने गलत सलत गुजराती बोलना शुरू कर दिया। विद्यार्थी हंसते थे, मैं उसको ज्यादा चिंता नहीं करता था। और एनो परिणाम છે કે આજે હું ગુજરાતીમાં બોલી પણ શકું છું। મારી 4 પુસ્તકો ગુજરાતીમાં हिंदीમાંથી गुजरातीમાં ट्रांसलेट થઈને આવી છે, પ્રકાશિત છે। कहने का मतलब ये है कि अनुवाद आपको भाषा के प्रति सजग करता है। जब आप अनुवाद किसी रचना का करेंगे, उस भाषा के बारे में आप देखेंगे कि इसका क्या, किसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके पीछे का क्या अर्थ संदर्भ है, क्या अर्थ छाया है। तो आप उसकी तरफ बहुत रूप से ध्यान देंगे, बहुत ही चीजों को। अब मैं आपको देखिए कि मैं जब कहता हूं कि आप भाषा से एक ही बात करेंगे, एक ही, कबीर का एक दोहा है ना, एके साधे सब सदें, सब साधे सब जाए, कबीरा मूल सींचिए, फूले फले अगाए। मूल को पकड़िए आप, पत्तियों को सींचने की जरूरत नहीं। आजकल आप जानते हैं कि अंग्रेजी सीखने का क्रेज, 60 दिन में अंग्रेजी सीखना, 30 दिन में अंग्रेजी सीखना, अन्य भाषाओं को सीखना, ये सब जो है ना, ये पत्तियों को सींचने वाली बात है। आप भाषा से प्रेम करिए, सुनिए, पढ़िए और बोलने का प्रयत्न करिए। टूटा कोई भी व्याकरण की चिंता नहीं करिए, आप बोलिए, क्योंकि भाषा का पहला व्यवहार है कि आप संप्रेषित हो रही है यानी गलत है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अंग्रेजी ज्यादा अच्छी बोली जाती है। मैं अमेरिका भी गया हूँ और मैंने सुना है वहाँ का, तो मुझे अपना कॉन्फिडेंस हुआ कि अच्छा है, चलिए टूटी फूटी अंग्रेजी से हम अपनी बात कर लेते हैं, झिझक नहीं होती। लेकिन हम क्या भारत की भाषाओं को उस तरह से बोल लेते हैं? हमें बोलना चाहिए, हम अपने जहाँ हैं वहाँ से दूसरी भाषाओं को अवश्य सीखना चाहिए। मैं अनुवाद की जो बात कर रहा था, मैंने देखी जैसे जब इन पर काम किया, जब गुजराती हिंदी की बात आई, तो बहुत से ऐसे शब्द हैं, वो हैं मूल तत्सम के, लेकिन वो अपनी अपनी अर्थ ध्वनियां दूसरी भाषाओं में अलग तरह से आते हैं। जैसे अभी तुरंत मुझे एक शब्द याद आ रहा है, शिक्षा। अब गुजराती और हिंदी में शिक्षा के अर्थ बिल्कुल अलग हैं। हिंदी में वो एजुकेशन है और गुजराती में वो दंड है। गुजराती में केळवणी, और वो भी केळवणी शब्द जो है वो शिक्षा से अधिक व्यापक फलक वाला है।
उसमें वो सारा पोषण भी आता है, केयरिंग भी आता है। अकेली शिक्षा केळवणी के लिए पूरी नहीं है। तो अब भाषा, मैंने एक शब्द गुजराती में आया और मेरा एकदम ध्यान गया, बुंद। ब के ऊपर हिरस्यु की मात्रा, ऊपर अनुस्वार का चिन्ह और द, बुंद। उसका उच्चारण मैंने गुजराती मित्रों से पूछा कि ये क्या है ये, तो उन्होंने कहा इसका उच्चारण होता है बुंद। मैंने कहा कि ये शब्द कुछ बैठ नहीं रहा मुझे, तो तुरंत ये बात सामने आई कि ये शब्द गुजराती में हिंदी से आया है। गुजराती में शब्द है टीपू, जो गुजराती मित्र हैं वो जानते हैं इसको। लेकिन ये बुंद कैसे आ गया और इसका उच्चारण बुंद कैसे हुआ, तो अगर आप भाषा विज्ञान के आदमी हैं, थोड़ा भाषा विज्ञान या व्याकरण को जानते हैं, तो आपको तुरंत ख्याल आएगा, हिंदी में चंद्र बिंदु है, उसका चिन्ह है। गुजराती की लिपि में चंद्र बिंदु नहीं है, ध्वनि वो है। आपको मैं तुरंत बता दूं, आंखों में ध्वनि चंद्र बिंदु की है, लेकिन हम सिर्फ अनुस्वार का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन उसका उच्चारण अंखों नहीं करते, हम उसका उच्चारण करते हैं आंखों गुजराती में। इसका मतलब वो ध्वनि है, लेकिन उसका जो ध्वनि चिन्ह है वो दूसरा है। लेकिन अब जब ये बूंद आया तो मेरे एकदम दिमाग में आया कि ये बूंद का रूपांतरण है। हिंदी में बूंद जब लिखते हैं तो बा के ऊपर चंद्र बिंदु आता है और दीर्घ ऊ की मात्रा आती है। चूंकि दीर्घ का ह्रस्व हो सकता है और गुजराती में चंद्र बिंदु नहीं है, इसलिए वो अनुस्वार होता है और उसका प्रयोग फिर बुंद उच्चारण होने लगा। तो मैं जब ये बात कहता हूं तो आप देखेंगे कि भाषा से जब जिस दिन आपने प्रेम करना शुरू कर दिया, आपकी समृद्धि बढ़ती जाएगी। और मैं चाहूँगा कि आप सब अच्छे, बीच बीच में मैं देख रहा हूँ, कुछ देख पाता हूँ, कुछ नहीं देख पाता। आप लोगों को अच्छा तो लग रहा है। मैं भी चाहूँगा कि आप में से कुछ संवाद हो और एक एक करके कुछ लोग, अगर कुछ जिज्ञासा हो। अनुवाद के बारे में सिर्फ एक दो बात और कर दूं। वैसे मैं पुस्तक दिखाना चाहता था, लेकिन इस समय मेरे हाथ में नहीं है। आप देखेंगे कि दो तीन चीजें आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप शोध कार्य करना चाहें तो भी कर सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की बंगला कविताओं पर समय समय पर बहुत से अनुवाद हुए हैं। अंग्रेजी में उन्होंने गीतांजलि का अनुवाद, गीतांजलि का बहुत अनुवाद हुआ है। जो अध्यापक मित्र अगर चाहते हैं तो उन अनुवादों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं कि अगर आपको वो मूल आता है तो बहुत अच्छा है। ये बंगाल के मित्र बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं और हिंदी भी जानते हैं। तो आप देखेंगे कि समय समय पर एक शब्द की जगह दूसरा पर्याय क्यों रखा गया, एक नया शोध का रूप दिखाई देगा। इसी तरह से एक ही, जब आप देखेंगे मेघदूत है, उसके बहुत से हिंदी अनुवाद हैं, छंदबद्ध है। इसी तरह से एक एक कोई बड़ी रचना है, उसके एक से अधिक लोग अनुवाद करते हैं। उनके अनुवादों को आप देखेंगे तो आपको भाषाओं के बारे में, वैसे हर अनुवादक की अपनी मानसिकता का भी आपको उसमें परिचय मिलेगा। मैं चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें आप देखें। मैं आप लोगों को जिस तरह से मुझे निर्देश भी दिया है कि मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ प्रश्न अगर आपके मन में हो तो हम उसकी चर्चा करें।